हेलो नमस्ते, वेलकम टू ऑथर्स टॉक बाय तृष्णा। हिंदी उपन्यास बागी बलिया के एपिसोड्स को आगे बढ़ाते हुए आप सभी का स्वागत है। चलिए आइए सुनते हैं एपिसोड 15। अब रात की दीवार को ढाना है ज़रूरी, ये काम मगर मुझसे अकेले नहीं होगा। ऐसा नहीं था कि जश्न के इस माहौल में रफ़ीक ने संजय की कमी महसूस नहीं की थी। उसने दो एक बार बिरजू से पूछने की कोशिश भी की थी, मगर समर्थकों के भारी उत्साह ने उसे मौका नहीं दिया और फिर वह इस वक्त उनके उत्साह से स्वयं भी आह्लादित था। जश्न का काफिला शहर के विभिन्न मोहल्लों से होता हुआ जब उज़्मा के मोहल्ले में पहुंचा तो रात हो चुकी थी। बिरजू के कहने पर लड़कों ने काफिला मुस्तकिम हसन साहब के घर के ऐन आगे रोक दिया। रात यूं भी निखर आई थी और न भी आई होती तो उज़्मा को आज छत पर रहना ही था। रफ़ीक ने दोनों हाथ जोड़े हुए सबकी नज़र बचाकर ही एक दफ़ा ऊपर देखने की कोशिश की। नज़रें मिल गईं और रफ़ीक ने देखा कि उज़्मा ने बाकायदा 2 उंगलियों से सीटी मारी है। आवाज़ तो वह नहीं सुन पाया, मगर एहसास उसके दिल तक पहुंच ही गया। वह झेंप सा गया। झेंप तो उज़्मा भी गई, मगर देर तक हाथों की टेक लगाए रफ़ीक को देखती रही। एक टक। हसन साहब व्यापारी आदमी थे, अनुभवी तो थे ही और वक्त की नब्ज़ पकड़ना भी खूब जानते थे। आने वाला वक्त रफ़ीक का था, वे ये बात समझ गए थे। सो उन्होंने भी घर से बाहर आकर रफ़ीक को बधाई दी और 100-100 के 2 कुछ नोट पर न्यौछावर कर दिए। रफ़ीक लड़कों के कंधे से उतरकर उनका आशीर्वाद लेने गया। हसन साहब रफ़ीक से कुछ कह पाते उससे पहले ही शोर एक दफ़ा फिर उठा और लड़कों ने फिर एक दफ़ा रफ़ीक को कंधे पर बैठा लिया। काफिला एक बार फिर रफ़ीक को लिए ढोल ताशे के साथ आगे बढ़ गया। और संजय वहीं था, उसे होना ही था। मंझोवा घाट, जहाँ शहर के कोलाहल से दूर गंगा की कलकल थी, गंगीय डॉल्फिनों की हलचल थी और नम मिट्टी का बिछौना था। दूर कहीं बीच नदी में किसी मछुआरे ने नाव बांध रखी थी। उसके लालटेन की रोशनी संजय तक आ रही थी और साथ ही आ रही थी उस बहन की याद जिसे इसी घाट से आकर घर वालों ने गंगा जी को समर्पित कर दिया था। लक्ष्य प्राप्ति के बाद जो एक खालीपन घेरता है, वह तो इस वक्त संजय से दूर था, मगर वह भी एकांत चाहता था। वह उन सब कुलशिताओं से निकलना चाहता था जो पिछले 6 महीने उस पर काबिज रहे। वह उन सब नकारों विकारों को दूर होना चाहता था जो इन दिनों उसने अपने गिर्द जमा कर लिए थे। वह जानता था कि खाली होते हुए ही रफ़ीक उसे फ़ोन करेगा। वह ये भी जानता था कि रफ़ीक यदि व्यस्त भी हुआ तो भी बधाई संदेशों के कारण संजय का फ़ोन 1 मिनट को भी खाली नहीं मिलेगा। इसलिए उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया था। गंगा घाट पर लेटे लेटे ही उसे अचानक कुछ ख्याल आया। ख्याल ये कि उसकी जीत तो हुई है, मगर झुन्नू भैया की मात अभी बाकी है। उसके बगैर उसे यहाँ इस घाट पर अपनी बहन के आगे नहीं आना था। ये सोचते ही वह फ़ोन ऑन करने ही वाला था कि एक सरसराहट हुई। वह अभी पीछे घूमकर देख पाता, तब तक एक साया तेजी से दौड़ता हुआ उसके सिर के ऊपर से फांदकर गंगा में कूद गया। अचानक हुए इस घटना से संजय भी घबरा गया। उसे समझने का भी समय नहीं मिला कि तभी डुबकी मारकर निकलते ही साय ने पूछा, क्या नेता, फुलौने में हवा है कि लीक हो गई? ये रफ़ीक था। संजय ने उसे देखा तो पाया कि ठीक उसी की तरह रफ़ीक भी कपड़े उतारकर गंगा में उतरा है। संजय ने हंसते हुए फौरन कहा,
अब हम कैसे नेता, अब तो तुम हुए नेता। रफीक मियाँ, नेता भाई, बधाई हो। भाग साला, हम आशिक ही ठीक हैं। छप्पर फाड़ने दो हमको, चार दीवारी टापने दो, उसी में मजा है। और हो भी गए नेता तो क्या, मेरे लिए तुम ही हो नेता। संजय नेता। रफीक ने बाहर निकलते हुए कहा, अबे वो अजीनन के कोठे पर रूह अफ़ज़ा वाली का नाम क्या था? संजय ने अचानक ही बात बदलकर पूछा। कौन? वो गुलनार? 11,000 एक शॉट, रफीक ने आश्चर्य से पूछा। हाँ वही, संजय ने कहा। क्या बाबा, आज पार्टी होगा क्या? मुस्तकिन हसन के पैसों से, रफीक ने मजाक करते हुए कहा। भग भोसड़ी के, नंबर लगाओ उसका और हमसे बात करा दो, संजय ने कहा। लगाते हैं नंबर, लेकिन गाली ना दे। अब अध्यक्ष हैं हम सिटी कॉलेज के, रफीक ने नंबर लगाते हुए कहा। फ़ोन 2 ही रिंग में उठ भी गया। रफीक ने मोबाइल स्पीकर पर करने के बाद शुरू की। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अध्यक्ष जी, खनकती हुई आवाज़ उधर से आई। अरे आप तक भी खबर पहुंच गई? पहुंच तो आप भी गए थे, काफिले समेत, बस ऊपर नजरे इनायत नहीं की। आ ही जाते 2 मिनट को, दिलजोई हो जाती, गुलनार ने कहा। दिलजोई फिर कभी कर लेंगे गुलनार, अभी संजय नेता आपसे बात करना चाहते हैं। फ़ोन उन्हें ही दे रहा हूँ, कहते हुए ही रफीक ने अब संजय को आगे बोलने का इशारा किया। बाई जी नमस्कार, संजय ने कहा। नमस्कार, कैसे याद किया? गुलनार ने शोक आवाज़ में ही कहा। एक इल्तिजा थी बाई जी, हुक्म करें। आप तो जानती हैं कि रफ़ीक अध्यक्ष हुए हैं। जी, आज इधर से भी मैं काफिला गुजरे थे, आप मगर ना दिखे, गुलनार ने कहा। वहीं था भाई जी, भीड़ में छुप गया होऊंगा, संजय ने कहा। आंखें तो हमारी ढूंढ कर रह गईं, खैर आप हुक्म करें। बाई जी, रफ़ीक की जीत की खुशी में एक छोटा सा जलसा रखा है, आप आ जाती तो। हम ज़रूर आएंगे, पहले का भी वादा है आपसे, आप बस वक्त और जगह बता दीजिएगा। शुक्रिया। इतनी इज्जत से हम कस्बियों से कौन बात करता है? शुक्रिया तो हमें आपका अदा करना चाहिए। मैं आपको जल्द ही वक्त और दिन बताता हूँ, नमस्कार, कहकर संजय ने कॉल काट दिया। उसके कॉल काटते ही रफ़ीक ने कहा, नेता, हमारे ससुराल वाले पैसा ज़्यादा हो रहा है तो दो ना, जमा कर दें। निकाह के बाद मलेशिया जाने का सोचे हैं। जलसा में मत उड़ाओ यार, सब खा के नाच देख के चला जाएगा, क्या फ़ायदा? संजय ने रफ़ीक की बात का जवाब दिए बिना एक और कॉल लगाई। थोड़ी देर की घंटी के बाद फ़ोन उठा लिया गया। झुन्नू भैया, चरण स्पर्श, संजय ने कहा। खुश रहो। कौन हो भाई? उधर से झुन्नू भैया की आवाज़ आई। भैया, क्या ऐसी क्या नाराज़गी हो गई कि अब हमारा नंबर तक हटा दिया आपने? हम संजय, संजय ने मुस्कुराते हुए ही कहा। अरे संजय, खूब बधाई मेरे भाई, आपने हमें परास्त कर दिया, बहुत खुशी हुई हमें, झुन्नू भैया ने दूसरी ओर से कहा। ईश्वर की कृपा है भैया। नहीं, ईश्वरी कृपा के साथ साथ आपका कर्म फल भी है, आप विजेता हैं, झुन्नू भैया ने बिल्कुल राजनेता की तरह कहा। एक दरख्वास्त थी भैया, संजय ने कहा। कहिए, क्या सेवा की जाए? अगले सोमवार शिवालय मैरिज हॉल में एक छोटा सा जलसा रखे हैं, रफ़ीक की जीत की खुशी में। विद्यार्थियों की मांग थी, आप भी आते तो हमें खुशी होती, संजय ने कहा। हम ज़रूर आएंगे, छोटा भाई बुलाए और हम ना आए, ऐसा नहीं होगा, झुन्नू भैया ने कहा। सोमवार शाम 7 बजे हम स्वयं आ जाएंगे आपको लेने, कहकर संजय ने फिर से प्रणाम किया और फ़ोन रख दिया। पूरे वक्त रफ़ीक संजय को एक टक देखता रहा। जब उसने फ़ोन रख दिया तो रफ़ीक ने पूछा, अब क्या पका रहे हो नेता? अब तो सब हुआ ना? सब नहीं,
तुम्हारी जीत हुई है, अभी उनकी हार बाकी है, कहकर संजय धूल झाड़ते हुए उठा और रफीक समेत घाट से ऊपर सड़क की ओर चल दिया, जिधर मोटरसाइकिल लगी थी। सोमवार को जलसाए घर बिल्कुल किसी जलसे की तरह ही सजाया गया था। अंतर बस ये था कि दावत में शामिल लगभग सभी विद्यार्थी ही थे। शिक्षकों को जानबूझकर इसलिए नहीं बुलाया गया था क्योंकि विशेष कार्यक्रम नाच का भी था। गुलनार अपने साजिदों समेत पहले ही आ चुकी थी। संजय ने एक दो बार गुलनार के कान में जाकर कुछ कहा था, जिससे पहले तो वह चकित रह गई, मगर फिर मुस्कुरा दी। लड़के उसकी मुस्कुराहट पर व्यग्र हुए जा रहे थे। बिरजू लड़कों को संभालने और खाना खिलाने में ही व्यस्त था। रफीक अभी भी विद्यार्थियों से ही घिरा हुआ था। विद्यार्थियों की परेशानियां इस वक्त भी चालू थीं और वह उन्हें न सिर्फ धैर्यपूर्वक सुन रहा था बल्कि यथोचित सुझाव भी दे रहा था। अचानक थोड़ी हलचल बढ़ी तो पता चला कि झुन्नू भैया अपनी कार में अपने बंदूकधारियों समेत आ चुके थे। संजय ने उन्हें देखते ही पांव छूकर प्रणाम किया। बदले में झुन्नू भैया ने उसे गले से लगा लिया। रफीक को ना पांव छूना था ना उसने छुआ, मगर अब की दफा आगे बढ़कर झुन्नू भैया ने रफीक को भी गले लगा लिया और उसे जीत की बधाई भी दी। रफीक मुस्कुराकर रह गया। झुन्नू भैया ने रफीक से कहा कि वह उससे कुछ ज़रूरी बात करना चाहते हैं, मगर इससे पहले ही संजय झुन्नू भैया को जलसाए घर के भीतर ले गया, जहां उनके बैठने की व्यवस्था थी। झुन्नू भैया पहले से लगे सोफे पर जब जाकर बैठ गए तब उन्होंने जलसे वाली को पहली दफ़ा देखा। झुन्नू भैया गुलनार को देखकर पहचान तो गए, मगर उनके लिए ये ऐसी कस्बियों का कोई मोल न था, सो उन्होंने उसे उसी निगाह से देखा और संजय से बातें करते हुए जलसे के शुरू होने का इंतज़ार करने लगे। जलसा 5 मिनट में ना शुरू हुआ, 10 मिनट ना शुरू हुआ तो लड़कों के साथ साथ झुन्नू भैया भी उकता गए। क्या देर है संजय? उन्होंने संजय से पूछा। पूछ के आते हैं भैया, कहकर संजय अनजान बनते हुए गुलनार के पास गया और उसके कानों के पास से होकर लौट आया। उसने थोड़े जोर से ही झुन्नू भैया से कहा, भैया बाई जी खफा हैं आपसे। हमसे? हमसे क्या राब्ता भाई? झुन्नू भैया ने यूं दिखाया जैसे वे गुलनार को जानते ही ना हो। वही तो हमने इनसे कहा कि विधायक जी का आपसे क्या सरोकार, तो कहने लगी कि आप बड़े लोग हैं, एहसान कर भूल जाते हैं। कैसा एहसान? झुन्नू भैया ने जोर से गुलनार से ही पूछा। जूती। गुलनार भी वहां से थोड़ी जोर से ही चिल्लाई। आपकी दी हुई एक जोड़ी जूती थी हमारे पास, जाने किस निगोड़े को चलाकर मार दी। अब हम एक पांव की जूती का क्या करें? गुलनार ने नाराजगी भरी अदा से कहा। अरे वह जूती तो हमारे ही पास है, संजय ने चिल्लाकर कहा। हम अभी लाते हैं, आप जलसा खराब ना करें, भैया की इज्जत का सवाल है। आप चाहेंगी तो भैया आपको जूती पहना भी देंगे, क्यों भैया? संजय ने झुन्नू भैया से पूछा। झुन्नू भैया ना नहीं कह पाए। उन्हें विदायगी लेनी थी और उनकी आंखों के सामने 3000 से अधिक छात्रों के वोट थे। फिर वे संजय को अपनी विदायगी के लिए तुरुप मानकर अपनी ओर लाना भी चाह रहे थे। हाँ हाँ, ये कौन सी बड़ी बात हुई? झुन्नू भैया ने हर शब्द पर मुस्कुराहट के साथ अपमान पीते हुए कहा। संजय एक इशारे पर बिरजू रखी हुई जूती एक डिब्बे में लेके आया और झुन्नू भैया के सामने रख दी। भयंकर अपमान को पीते हुए भी झुन्नू भैया ने जूती उठाई और उसे गुलनार के पांव में डालकर आगे बढ़े। लड़कों ने तालियां, सीटियां, पन्नियां जो मिली वह बजा दी।
गुलनार ने पहले पाँव बढ़ाया और फिर खींच लिया। शुक्रिया आपका। अब एक पाँव की जूती पर भी क्या रक्स करूं? अभी खोल देती हूँ, बाद में कभी पहन लूंगी। कहते कहते गुलनार ने जो पाँव खींचा उससे झुन्नू भैया पानी पानी हो गए। वे बेशर्म हंसी हंसते हुए उठे और सोफे पर बैठ गए। गुलनार ने रक्स शुरू किया। झुन्नू भैया का मन अब मजलिस में नहीं था। वे फौरन अपना काम कर निकल जाना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने रफ़ीक को इशारे करके बुलाया। रफ़ीक जब उनके पास आया तो वे उसे एक किनारे ले गए और कहा, खूब मुबारक रफ़ीक मियाँ। शुक्रिया आपका, रफ़ीक ने कहा। भाई तुम लोग मुझे बुरा समझते होगे, लेकिन देखो राजनीति ऐसी ही होती है। यहाँ कोई स्थायी अच्छा या स्थायी बुरा नहीं होता। ना ही कोई स्थायी दोस्त होता है, ना ही स्थायी दुश्मन, झुन्नू भैया ने कहा। देख रहा हूँ, रफ़ीक ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे लेकर तुम दोनों के मन में कोई भी कुलुषता हो तो निकाल देना। मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूँ, झुन्नू भैया ने फिर कहा। जी बेहतर। अच्छा सुनो, तुम्हें एक काम के लिए बुलाया है। झुन्नू भैया अब आने के प्रयोजन पर आए। कहें, देखो संजय में गजब की प्रबंधन क्षमता है। अगले साल विधायकी के चुनाव हैं। मैं अब इस मठाधीशी से ऊब गया हूँ। क्षेत्र में काम भी किया है, सो अब की पार्टी विधानसभा में उतार रही है, झुन्नू भैया ने कहा। ये तो बहुत अच्छी बात है, रफ़ीक ने तंज में ही कहा। हाँ तो मैं चाहता हूँ कि संजय मेरा चुनाव प्रबंधन देखे। पैसा भी है राजनीति में, प्रतिष्ठा भी है और कॉलेज मठाधीशी भी। मगर इसके लिए तुम्हें संजय को मनाना होगा, झुन्नू भैया ने एक सांस में ही कहा। आप खुद क्यों नहीं बात करते? रफ़ीक ने तंज किया। नहीं, मेरी बात करना ऐसा लगेगा जैसे मैं अपनी हार की क्षतिपूर्ति कर रहा हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। मुझे सचमुच अच्छे चुनाव प्रबंधक की ज़रूरत है और उसे मनाने का काम तुम ही कर सकते हो, झुन्नू भैया ने रफ़ीक का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। कर दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है, रफ़ीक ने हथेली को कठोरता से मथते हुए कहा। सब मान्य है, तुम कहो तो, झुन्नू भैया के माथे पर हालांकि बल पड़ गए। मुझे वह लड़का दे दीजिए, रफ़ीक ने मुट्ठियां बांधते हुए कहा। कौन लड़का? झुन्नू भैया ने आश्चर्य से पूछा। अनुपम राय। क्या करोगे उसका? झुन्नू भैया ने हंसते हुए कहा। साड़ी पहनाऊंगा, रफ़ीक ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है भाई, ले लो, कहकर झुन्नू भैया ने एक चाबी रफ़ीक के हवाले कर दी। ये क्या है? रफ़ीक ने चाबी देखते हुए कहा। दियारा पर बने हमारे आराम घर की चाबी है, लड़का वहीं पर है, झुन्नू भैया ने बताया। अकेला? हाँ। शुक्रिया आपका, रफ़ीक ने चाबी जेब में रखते हुए कहा। शुक्रिया नहीं रफ़ीक मियाँ, हमें संजय चाहिए। मुतमईन रहिए, कहता हुआ रफ़ीक बिरजू की ओर बढ़ा। संजय ने अब झुन्नू भैया को थाम लिया और उन्हें भोजन की ओर ले गया। उसने जलसे में से ही रफ़ीक को बिरजू के साथ निकलते देखा तो टोक बैठा। मियाँ कहाँ? आते हैं, एक आखिरी काम रह गया है, कहकर रफ़ीक बिरजू के साथ मोटरसाइकिल पर बैठे आंखों से ओझल हो गया। लगभग 2.5 घंटे लगातार चलती एक मोटरसाइकिल उस घनी रात में दियारा तक पहुंची। उसके आगे का रास्ता पैदल ही जाना था। मोटरसाइकिल की आवाज़ काम बिगाड़ सकती थी। आराम घर पहुंचने में दोनों को और आधा घंटा लगा। रफ़ीक ने धीमे से ही ताला खोलने की कोशिश की थी, मगर फिर भी अनुपम को आहट मिल गई। वह सचेत हो गया। उसके पास आत्मरक्षा के लिए बंदूक तो थी, मगर उसे चलाने का जिगर नहीं था, इसलिए वह पिछले रास्ते से भागने लगा। दियारा इतना विस्तृत और वीरान था कि किसी और भी भागने पर कोई ओट उसे प्राप्त नहीं थी, इसलिए थोड़ी दूर भागने के बाद ही उसे पकड़ लिया गया।
और बिरजू ने उसके हाथों को पीछे की ओर फंसाकर ठीक रफीक के आगे खड़ा कर दिया। क्या बेटा, कहे थे ना कि नेताजी के नाड़े से बंधे रहना, जो छूट गए तो फिर अपने हाथ से जिबे करेंगे। अनुपम ने कुछ नहीं कहा, बस रफीक की आंखों में देखता रहा। अब की मगर अनुपम की आंखों में भी भय नहीं था। रफीक के हाथों में जिबा वाला चाकू देखकर भी वह शांत था। रफीक ने उसके बाल पकड़े और बोलता गया, देखो, हर लड़ाई का एक खामोश उसूल होता है। औरत नहीं, बच्चे नहीं, तुम दोनों को बीच में लाए। पहले ज्योति, फिर इसरार। लड़ाई हमारी तुम्हारी थी। कलेजा था तो छाती पे मारते, और नहीं था तो पीठ थी, रफीक ने भावुक होकर कहा। और फिर कहता गया, जानता है, उस लड़की ने अपनी आखिरी रात तुझे इतनी बार फोन किया था। 19 बार। एक बार फोन उठा लेता यार, तेरी आवाज की आस पर ही जी रहती वो। शायद कह देता कि तेरे भाई से बदला लेने के लिए ऐसा किया। शायद भाइयों को गलत मान लेती, मगर जी तो रहती। रफीक अब और भावुक हुआ। बिरजू, जो अनुपम को पीछे से पकड़े हुए था, वह उकता रहा था, क्योंकि अब की दफा भी रफीक बात ज्यादा कर रहा था। अब की बार भी देर करता देख बिरजू चीखा, अरे भैया, भोर हो जाएगा, पूर्णाहुत कीजिए और चलिए। यही एक काम नहीं है। सुनकर रफीक जैसे ही नींद से जागा। और फिर उसके बाद रफीक ने जो किया उसे याद नहीं। वह तो शायद किसी जुनून की गिरफ्त में था। हाँ, मगर बिरजू ने गिना कि वार कुल 19 दफा ही हुआ। 19 दफा ही क्यों, ये वहां मौजूद तीनों लोग जानते थे। अनुपम का शरीर बिरजू के हाथ में झूल गया था। रफीक ने नाक के पास हाथ लगाकर सांस देखी, सांस नहीं थी। रफीक के इशारे पर बिरजू ने हाथ खींच लिया। अनुपम का शरीर रेत पर लौट गया। खेल गया क्या? बिरजू ने पूछा। शक हो तो 20 कर दें, रफीक ने कहा। नहीं भैया, खेल गया है, चलिए। दोनों फिर उसी अंधेरे में 2-2.5 किलोमीटर चलते रहे। अचानक ही रफीक का फोन बज उठा। फोन उज़्मा का था। उसने नाम देखकर बुरा सा मुंह बनाया। अरे यार, इस वक्त, रफीक ने झल्लाते हुए कहा। उठा लीजिए, ज़रूरी काम होगा। बिरजू ने नाम देखकर मुस्कुराते हुए कहा। इतनी रात में क्या ज़रूरी काम होगा? रफीक ने इस असमंजस में था कि फ़ोन उठाए अथवा ना उठाए। लोरी वोरी तो नहीं सुनाते हैं? उसे बिना नींद नहीं आ रही होगी, कहकर बिरजू ने एक अर्थपूर्ण मुस्कुराहट दी। मुस्कुराहट का अर्थ समझकर रफीक ने भी मुस्कुराते हुए कहा, सिगार पियोगे? नहीं नहीं, ये सब उन्हीं को दीजिए जिन्हें नींद नहीं आ रही है। कहते हुए बिरजू ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की। रफीक ने पीछे बैठते हुए फ़ोन उठा लिया। हाँ जान, रफीक ने कहा। सोए नहीं? उज़्मा ने सवाल किया। तुम भी तो जग रही हो, रफीक ने कहा। मुझे तो नींद नहीं आ रही है। क्यों, क्या हुआ? आज बहुत खुश हूँ। अच्छा, पता है, आज जब आप जीत कर गली से गुजरे तो उसके बाद अब्बू ने घर आकर कहा, बड़ा होनहार लड़का है। अच्छा, मतलब इस साल निकाह पढ़वा देंगे? रफीक ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। चुप कीजिए, हमेशा एक ही रट, उज़्मा ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा। उसके बाद भी जाने क्या क्या कहा जो रफीक नहीं सुन पाया। मोटरसाइकिल की रफ्तार ने मोबाइल की आवाज़ दबा दी थी। मोटरसाइकिल की आवाज़ दियारे से दूर होती चली गई। अगली सुबह फिर कार्यालय पर चहल पहल थी। कार्यालय के आगे वर्तमान अध्यक्ष सिटी कॉलेज का बोर्ड लग ही रहा था कि डाक साहब की आवाज़ आई। मरहट्टे, चाय पिलाएगा? अरे डाक साहब, आइए आइए। देखिए, आपके दर्जी की कैंची ने कमाल कर दिया है। आज तो मिठाई खाइए, संजय ने अति उत्साह में कहा। नहीं, पहले बोल, चाय पिलाएगा?
हाँ बिल्कुल पिलाएंगे। बिरजू चाय, संजय ने बिरजू से कहा। और फिर डाक साहब से पूछा, क्या हुआ डाक साहब, आप खुश नहीं हैं? किस बात की खुशी? कि आपके बादशाह फिर बादशाह बन गए। रफीक ने मजे लेने के लिए कहा। बादशाह को तो बादशाह बनना ही था। महादजी सिंधिया का साथ था। डाक साहब ने बिना किसी भाव के सपाट कहा। अच्छा चलिए, इसी बात पर खुश होइए कि आपका गुलाम कादिर खान रुहेला मारा गया। रफीक ने पांव पसारते हुए कहा। हंस पड़े डाक साहब। नादान है तू, शैतान भला मरा करता है, डाक साहब ने कहा और फिर अठास कर पड़े। उनकी हंसी में वह व्यंग था जिससे संजय और रफीक दोनों समझ नहीं पाए। उसी दिन इतिहास की कोचिंग में प्रोफेसर सुमित्रा नंदन जी ने पढ़ाया। लाल किले से निकलकर गुलाम कादिर खान भागता फिरा। महाजी की सेना उसे हर जगह खोजती रही। अंत में नवंबर 1779 में गुलाम कादिर खान रुहेला शामली के निकट मराठा सेना द्वारा पकड़ा गया। उसे वहां से बांधकर मथुरा लाया गया, जहां बादशाह शाह आलम के निर्देश पर एक पेड़ से बांधकर उसे मृत्यु दंड दिया गया। पहले उसकी आंखें निकाल ली गईं, फिर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। इसके आगे का अचरज भरा वर्णन खैरुद्दीन अपनी किताब इबरतनामा में करते हैं। वे लिखते हैं कि गुलाम कादिर खान की सिर कटी लाश लगभग 2 दिनों तक उसी पेड़ से बंधी रही। इस दौरान न जाने कहां से एक काला कुत्ता वहां आ गया, जिसके आंखों के नीचे सफ़ेद घेरे थे। वह सामान्य से 2 गुना बड़ा था, जिसके नाखून दरिंदों की तरह थे। वे किसी के भगाए नहीं भागता था, बस गुलाम कादिर के शरीर से टपका खून चाटता रहता था। आखिरकार दूसरी सुबह अचानक वह कुत्ता और गुलाम कादिर खान की लाश दोनों गायब हो गए। खैरुद्दीन फ़कीर लिखते हैं, वह कुत्ता शैतान था और गुलाम कादिर शैतान का जाया। और ठीक इस बात से चंद घंटे पहले, इससे पहले कि भोर के उजाले में दियारे में किसी के पेड़ होने का खबर आम होती, एक काली स्कॉर्पियो आई और अनुपम के शरीर को भीतर खींचकर तेज रफ्तार से ही आंखों से ओझल हो गई। खैरुद्दीन फ़कीर ये भी कहते हैं कि शैतान कभी अपने बच्चों को नहीं छोड़ता। तो ये थी बागी बलिया की कहानी। दोस्ती, प्यार, भाई, जीत, खुशी, चुनाव और हत्या की। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। मैं फिर मिलूंगी आपके साथ एक किसी नई बुक के एपिसोड के साथ। तब तक सुनते रहिए ऑथर्स टॉक बाय तृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।